नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा गुरुकुल परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में दिलाई खास पहचान। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समितियों के नाम पर हुआ बड़ा खेल। 5 सालों से सिर्फ कागजों में तैनात कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे। मेयर की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। सरकार पर रोजगार देने के मुद्दे पर नाकाम रहने का लगाया आरोप। हरदा बोले, नौजवान विरोधी है भाजपा सरकार। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, अब की बार 400 पार के संदेश के साथ किया दीवार लेखन अभियान शुरू। वॉल पेंटिंग के जरिए जनता तक पहुंचाई जा रही अपनी बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ का 29वां स्थापना दिवस स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के साथ ही गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दशानंद की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान स्वामी दशानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का शिलान्यास किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुकुल परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में खास पहचान दिलाई है। देहरादून नगर निगम में एक बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है। दून नगर निगम में स्वच्छता समितियों के वेतन के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला उजागर हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों रुपए डकारने का काम पिछले 5 साल से चला आ रहा था और अभी तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दून नगर निगम में बड़ा घोटाला, कर्मचारियों के वेतन को लेकर गड़बड़ झाला। वेतन के नाम पर करोड़ों डकारा। 5 सालों में नगर निगम ने करोड़ों का खेल कर डाला। राजधानी देहरादून नगर निगम 5 साल का कार्यकाल तो पूरा कर चुका है, लेकिन अपने इस सफर में दून नगर निगम कई बार विवादों में रहा। कई बार नगर निगम पर सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला उजागर हुआ है राजधानी देहरादून के नगर निगम से। और हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 5 सालों से ये खेल चलता रहा। करोड़ों डकारे जाते रहे, लेकिन किसी को रत्ती भर खबर तक नहीं लगी। नगर के प्रथम नागरिक रहे सुनील उनियाल गामा भी आंखें मूंदे बैठे रहे। नगर के प्रथम नागरिक रहे सुनील उनियाल गामा भी क्या आंखें मूंदे बैठे रहे, या फिर गामा भी अपना खजाना भरते रहे? नगर निगम देहरादून में स्वच्छता समितियों के वेतन के नाम पर पिछले 5 सालों में करोड़ों का जो घोटाला सामने आया है, दरअसल वो बंदरबांट के खेल का जीता जागता उदाहरण है। अब ये खेल कैसे खेला गया, आपको बताते हैं। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 10-10 कर्मचारियों की स्वच्छता समिति बनाई गई। सभी को वेतन 15-15 हजार रुपए दिया जा रहा था। 2 दिसंबर को बोर्ड भंग होने के बाद नई व्यवस्था बननी शुरू हुई। तब कर्मचारियों के वेतन और पीएफ आदि में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। शिकायत मिलने के बाद सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम में समितियों के एक-एक कर्मचारी के आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाए गए। तब पता चला कि करीब आधे से ज्यादा कर्मचारी तो मौजूद ही नहीं है। यानी कि वेतन तो रिलीज होता रहा, लेकिन लिस्ट में मौजूद नाम से कोई कर्मचारी ही नहीं है। इस लिहाज से 5 साल में 90 करोड़ रुपए का खेल खेला गया है। यानी कि करोड़ों का खेल खेला जाता रहा और कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। इस मामले को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि गड़बड़ी मिलने के बाद सभी वार्डों की भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और अब तक 75 वार्डों में कर्मचारियों के भौतिक सत्यापन किए गए हैं, जिसमें कई वार्ड में गड़बड़ी सामने आई है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कौन पार्षद कितने रखेगा। जो बोर्ड में जो पूर्व प्रस्ताव पारित हुआ था वो 10-10 कर्मचारियों के लिए हुए थे। उसमें कुछ वार्डों में जो है जहां आवश्यकता अनुसार जो है कम आवश्यकता थी तो वहां कम रखेगा। कहीं जो नए वार्ड थे, जो ग्रामीण वार्ड थे, जहां पे कोई निगम का पूर्व में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं था, तो वहां पे 10-12 भी रखे गए।
देखिए, अभी तक कुल 75 वार्डों का सत्यापन किया गया है और खामियां निकलने और नहीं निकलने का ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल जो लोग ऑन फील्ड कार्य कर रहे हैं केवल उन्हीं को सत्यापित कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा तो उसकी जो है कड़ी निगरानी के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी को वार्डों के सत्यापन के लिए कहा गया था और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सत्यापन की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। साथ ही रिपोर्ट आने के बाद आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासक महोदय के साथ डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार किया जाएगा। वहीं नगर निगम प्रशासक के पास मामला जाने के बाद स्वच्छता समिति में शामिल कर्मचारियों को लेकर नगर स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत रिपोर्ट लेने को कहा गया है। नहीं, जो अभी संज्ञान में आया है, क्योंकि कुछ लोग रखे गए थे समिति के द्वारा और बस उनका सत्यापन चल रहा है और क्योंकि समितियां गठित की गई थी तो एक बार देखा जा रहा है कि किनको रखा गया था, क्या रखा गया था। ये मैंने देख रहे हैं इसको, तो मैं उनसे फीडबैक भी ले लूंगी कि क्या स्थिति है और क्या इसमें क्या कमियां हैं। अगर कोई इस तरह की कमी पाई जाती है तो जरूर नियमानुसार कार्रवाई होगी। वह इस घोटाले को लेकर कई पार्षद कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आए, लेकिन ऑफ कैमरे पर पार्षदों का कहना है कि अधिकतर पार्षदों ने 1 या 2 सफाई कर्मचारी रखे थे, लेकिन नगर निगम से 10 सफाई कर्मचारियों का भुगतान हो रहा था। बता दें कि बोर्ड भंग होने से पहले इन समितियों का अधिकार पार्षदों के पास था, जिसमें सबने मिलकर करोड़ों का खेल खेला। ना बीजेपी से ना कांग्रेस से किसी भी पार्षद ने इस मामले पर कुछ बोलने की जरूरत उठाई, जो जाहिर करता है कि सभी ने मिलकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे डाला। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो मेयर पद पर बैठे सुनील उनियाल गामा के ऊपर खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर गामा क्या यूं ही खेलते रहे खेल। सुनील उनियाल गामा पर पहले से ही अपनी संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी के आरोप लगते रहे हैं और अब नगर निगम में करोड़ों का घोटाला। सवाल है कि क्या जनता की सेवा का चोला ओढ़े गामा अपना ही कल्याण करते रहे। फिलहाल तो जांच जारी है, लेकिन देखना होगा कि 5 साल तक नगर के प्रथम नागरिक रहे पूर्व न्याय होती है या फिर नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और अब राज्य में वॉल पेंटिंग की शुरुआत भी कर दी गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने कैंप ऑफिस से सटी दीवार पर वॉल पेंटिंग के जरिए अब की बार 400 पार का संदेश देने का नारा किया और इसके साथ ही कमल के फूल की पेंटिंग भी बनाई है। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कमल के फूल में मां लक्ष्मी का वास होता है और भारत के लिए भी कमल का फूल शुभ रहा है। पूरा मैं समझता हूँ संसार कमलमय हो रहा है और कमल का फूल जो है आपको पता है लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठ के ही प्रकट होती है और हमारे लिए बहुत ही कमल का जो निशान है बहुत शुभ निशान है भारत के लिए, धार्मिक निशान भी है, शुभ निशान भी है। और निश्चित रूप में जो भारत के अंदर इस समय आप टूरिज़्म देख रहे हैं बढ़ने जा रहा है और ख़ासकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनेगा। निश्चित रूप में ये टर्न हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल में टर्न हो जाएगा, तो निश्चित रूप में वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया से और अनेक स्थानों से, इंडोनेशिया से, कंबोडिया से, क्योंकि राम का प्रभाव पूरे साउथ एशिया में रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी माइक्रो प्लान के तहत तैयारी में जुट गई है। प्रत्याशियों के चयन के साथ हर बूथ तक पहुंच मजबूत करने के इरादे से बीजेपी की तरफ से 70 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों की नियुक्ति कर दी गई। आखिर क्या कुछ काम बीजेपी के भीतर विस्तारक करते हैं और प्रत्याशियों के नाम को लेकर क्या कुछ प्रभाव विस्तारकों का रहता है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, नियुक्त किए गए विस्तारक। 70 विधानसभा सीट पर 70 विस्तारक नियुक्त। विस्तारक बूथ पर पार्टी को करेंगे मजबूत। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 70 की 70 विधानसभा सीट पर विस्तारक नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना भी किया जा चुका है।
विस्तारक हर विधानसभा के हर बूथ पर जाकर पार्टी की मजबूती को लेकर जहां काम करेंगे, तो वहीं लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेताओं से फीडबैक लेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। माना जा रहा है कि विस्तारकों की रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव स्तर पर होती है। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक भेजे और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार भी हम बाइक दिए, क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुंचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, विस्तारक बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा स्तर पर निभाते हैं। पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ को मजबूत करने और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से भी मुलाकात कर बीजेपी की रीति नीति समझने का काम करेंगे। साथ ही चुनाव को जीतने के लिए पार्टी के हर नेता से भी सुझाव लेंगे और उन पर अमल करने का काम करेंगे। बाइक तो ये काम करती है, हम लोग जैसे प्रत्येक बूथ में जाके बूथ का कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें बाइक दी जाती है। हम लोग जो है यहाँ से जब कार्य करने जाते हैं क्षेत्रों में तो हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। पहाड़ों में एक एक विधानसभा 100-100 किलोमीटर तक की भी होती है, तो हम लोगों को इसलिए बाइक दी जाती है कि प्रत्येक बूथ तक हम पहुंच सके। ये आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक पहुंचने की है और हर दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करती है। विस्तारक योजना कई वर्षों से चल रही है। विस्तारक योजना का अर्थ ये है कि हम अपने बूथ तक के स्तर पे जितने भी हमारे कार्रवाइयाँ होती हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ तक के अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, इन सब की निगरानी करना, उसका काम को पूरा करना और उस बूथ को मजबूत करना, इसका काम ये विस्तारक हमारे लोग करते हैं, जो हर बूथ स्तर पे जाके संगठन को मजबूत करते हैं और चुनाव की तैयारी में अपनी बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने माइक्रो प्लान के तहत विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंप दी है, जो हर विधानसभा सीट पर पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करेंगे, जो पार्टी नेताओं की हर कदम की जानकारी भी रखने का काम करेंगे और यही फीडबैक पार्टी को देने के साथ ही हाईकमान तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विस्तारकों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे बीजेपी को आगामी चुनाव में कितना फायदा होता है। वहीं देहरादून में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिला मोर्चा की नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को तैयार होने के लिए भी आह्वान किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि आज महिलाएं 2014 के बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुई है। देखिए, आज यहाँ पर सशक्त बहना सम्मेलन हमारे द्वारा किया गया था, महिला मोर्चा के द्वारा, और ये देहरादून में किया गया है। आज इसमें ये संकल्प हमने लिया कि जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, इसी तरह से महिलाएं भी, तमाम उत्तराखंड की समस्त महिलाएं मोदी जी को 2024 में सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में बनाकर भेजेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पदयात्रा निकाले। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में है, जो मौजूदा वक्त में 9% से भी ऊपर है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 93,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। ये बेरोजगार नौजवानों के लिए 2024 का हमारा संकल्प है कि यदि 2024 में हम परिवर्तन ला पाते हैं देश की राजनीति में, तो हमारा जो पहला एजेंडा होगा वो रोजगार सृजन होगा। देश के नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए जाएंगे और सरकारी खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। देखिए, बड़ा अफसोस है कि देश में डबल इंजन की सरकार की बात उठी थी और सरकार के मुखिया ने ये कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, और हकीकत ये है
कि रोज़गार देना तो छोड़ दीजिए, लोगों की नौकरियां चली गई। और जब नोटबंदी भी उसके बाद जो छोटे वेंडर्स थे जिसमें 50 लोग काम करते थे, 60 लोग काम करते थे, ऐसे 90% वेंडर्स के काम बंद हो गए। वहीं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इन 2 सालों में आयोग के प्रयासों से राज्य में महिला नीति को लेकर पहल हुई। यही नहीं, राज्य में महिलाओं को जागरूक करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी गंभीर प्रयास किए गए हैं। उत्तराखंड के सभी विभागों में 4000 से ज्यादा महिला कर्मचारी है, जिनके लिए ICC कमेटी भी गठित की गई है। मैं आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों को लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग महिलाओं की रक्षाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं की को कानून की जानकारी देने के लिए महिला आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि इस मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र आर्य की तरफ से शिकायत की गई थी, जिस पर कमिश्नर कुमाऊं को जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के बाद कई अनियमितताएं भी पाई गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गरिमा दसोनी का आरोप है कि इस घोटाले में मंत्री के चहेतों के ही 35 लाख रुपए से अधिक का गबन किया गया है कि मुख्यमंत्री के जो ताज में जड़ाऊ हीरे हैं वो कोहिनूर के हीरे हैं। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं जो विवादास्पद ना हो। नैनीताल दुग्ध संघ में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया 2023 में, और ये निराशाजनक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री महोदय ने अभी तक कमिश्नर कुमाऊं की रिपोर्ट आ जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया है। 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन जो विभागीय मंत्री हैं आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, ना उन्होंने कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत की किसी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और ना अभी तक किसी पर एक्शन हुआ है। वहीं देहरादून पुलिस लाइन में एसएसपी अजय सिंह पर मासिक परेड के दौरान बिगुल से वार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसएसपी पर जानलेवा हमले करने की कोशिश की गई, मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया है। वहीं आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल 5 जनवरी की सुबह साप्ताहिक परेड के दौरान बिगुलर ने परेड खत्म होने से पहले ही परेड की पहली अवधि को खत्म करने की अनुमति मांगी थी। अनुमति न मिलने पर बिगुलर ने एसएसपी अजय सिंह पर बिगुल फेंक कर हमला किया था। वहीं मसूरी में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटकों को हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने टैक्सी संचालक और स्कूटी संचालकों के साथ बैठक की। एसडीएम ने टैक्सी संचालकों से अपील की है कि वो पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखें और मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। बिल्कुल, जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि हमारी मॉल रोड जो रहती है उस पर काफ़ी ट्रैफिक की जब पीक रश रहता है तो काफ़ी कंजेशन हो जाता है। तो उसी को डिकंजेस्ट करने के लिए एक आज बैठक बुलाई गई थी। सभी स्टेक होल्डर्स उसमें बुलाए गए थे। सबसे बैठ के विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें सभी के सुझाव भी सम्मिलित किए गए हैं और सभी से अनुरोध भी किया गया है कि हम कैसे इसको डिकंजेस्ट कर सकते हैं। तो अपने अपने स्तर पर जो कार्रवाई अलग अलग हमारी एसोसिएशंस हैं उनसे अपेक्षित है। तो पहले हमारा अनुरोध है कि पहले हम अनुरोध मोड में चल रहे हैं, उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हवालबाग विकास खंड के शीतला खेत, बिनसर, कसार देवी जंगल दिन रात आग की चपेट में आ रहे हैं। इससे वन संपदा को खासा नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों से उठने वाला धुआं अब आबादी में पहुंच रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। देख रहा हूँ कि आजकल जो है जैसे बिनसर हमारा बिनसर का जंगल जो है पूरा मैं देख रहा हूँ कि वो चल रहा है और हमारे आसपास से लगे हुए चितई है, कसार देवी है और अन्य जगह है जैसे बाड़े छेना है और ये विकास खंड हॉल बाग है, भैंसे छाना है, गोलवी ब्लॉक में काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो है ऐसे ही आग जो है जंगलों में धधक रही है। वैसे तो आग लगने के जंगल में नहीं, आग का तो अभी वैसे आग की ऐसी कोई घटनाएं है नहीं। जहाँ तक मेरा है एक हमारे यहाँ नियंत्रण कंट्रोल बढ़ने का कार्य चलता है। वो 15 फीट या 10 फीट की चौड़ाई में रोड के किनारे आरक्षित वनों में नियंत्रण किया जाता है। उसमें हमारा स्टाफ और टीम सहित पूरा उसको कंट्रोल करता है। अपने नियंत्रण में सुबह और शाम को ये कार्य किए जाते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा गुरुकुल परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में दिलाई खास पहचान। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समितियों के नाम पर हुआ बड़ा खेल। 5 सालों से सिर्फ कागजों में तैनात कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे। मेयर की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। सरकार पर रोजगार देने के मुद्दे पर नाकाम रहने का लगाया आरोप। हरदा बोले, नौजवान विरोधी है भाजपा सरकार। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, अब की बार 400 पार के संदेश के साथ किया दीवार लेखन अभियान शुरू। वॉल पेंटिंग के जरिए जनता तक पहुंचाई जा रही अपनी बात।